हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 360 के अंदर में लिखा गया है, जिसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रोक्लेम कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। कब कर सकता है? जब देश में या देश के किसी पार्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट के ऊपर खतरा हो। उस केस में प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है। तो जो 30th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1935 में, 30th अमेंडमेंट एक्ट 1935, इसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया था कि प्रेसिडेंट का जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन का जो डिसीजन रहेगा वो क्या रहेगा, फाइनल रहेगा और कंक्लूसिव रहेगा, जिसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में। ये बोला गया 30th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। बाद में इसको कैंसिल करता है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के ऊपर में। अब बात करेंगे हम अप्रूवल और ड्यूरेशन की। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है तो उसके बाद विद इन 2 मंथ क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट, मतलब ये कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से। और मान लीजिए अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है या 2 महीने के बीच में, मतलब विद इन 2 मंथ उसको अप्रूव नहीं करता है, तो जो लोकसभा आएगी वो उसकी जो पहली सीटिंग रहेगी वहां से 30 डेज तक ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, इसका अप्रूवल जो है वो 30 डेज तक सर्वाइव रहेगा। इन बिटवीन जो राज्यसभा है उसका अप्रूवल होना जरूरी है, ठीक है। और एक बार जैसे ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव हो जाती है सिंपल मेजॉरिटी से, तो ये कंटिन्यू रहेगा इनडेफिनाइट टाइम तक, जब तक इसको रिवॉक नहीं किया जा सकता है, इसको हटाया नहीं जाता है, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। तो इसमें कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं बताया गया। साथ ही साथ इसमें कोई रिपीटेडली अप्रूवल की जरूरी, मतलब रिपीटेड अप्रूवल जरूरी नहीं होता है पार्लियामेंट का। तो प्रेसिडेंट जो है इसको किसी भी टाइम रिवॉक कर सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इफेक्ट की। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंटर की, वो क्या करती है, डायरेक्शन देती है स्टेट को इन सभी मैटर्स में, जिसमें सबसे पहले फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, जो भी फाइनेंशियल मैटर रहेंगे उसके ऊपर जो सेंटर है वो क्या करेगा, स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहेगा सेंटर का, वो स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर में। या प्रेसिडेंट को ऐसा कोई मैटर जो नेसेसरी लगता है इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के सेंस में, वो उस टाइप के मैटर्स को भी मेनली सेंटर क्या करेगा, स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। देन सेंटर ये भी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं स्टेट के, उनके सैलरी अलाउंस वो भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ जो मनी बिल और जो भी अदर फाइनेंशियल बिल रहेंगे उसको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा जाएगा। साथ ही साथ जो भी मेनली क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेंटर जो है फुल एक्वायर कर लेता है कंट्रोल, ठीक है, किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। स्टेट के जो भी फाइनेंशियल मैटर रहेंगे उसके ऊपर सेंटर क्या कर लेता है, पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेता है। तो अभी तक जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो मतलब अभी तक कभी भी, मतलब नो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर सो फार, अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी देश के अंदर में डिक्लेयर नहीं हुई है। तो ये था मेनली फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें हमने क्या देखा, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन देखा, देन हमने पार्लियामेंट्री अप्रूवल देखा और ड्यूरेशन देखा, और एट लास्ट हमने इफेक्ट देखा फाइनेंशियल इमरजेंसी का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हम प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।